गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो 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 विक्की कुमार, गुड इवनिंग। पुष्पेंद्र सिंह, गुड इवनिंग। भावना कोरी, रजत गुर्जर, भावना, छोटाराम जाट, अजी। प्लीज एक बात बता दो। बताओ क्या पूछो, क्या पूछ रहे हो, क्या बात बतानी है आपको? पूछिए, क्या बात पूछना चाह रहे हैं आप? क्या बात पूछना चाह रहे हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत सारे बच्चों के गुड इवनिंग आ रहे हैं। तो कैसा रहा आज का दिन आपका? चलिए, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइव आ चुके हैं, तो हमें क्लास स्टार्ट करनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपकी केमिस्ट्री की क्लास है और केमिस्ट्री की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल। आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री की क्लास में जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, कंपटीशन एग्जाम में 50 से 60% जो क्वेश्चंस हैं वो पीरियोडिक टेबल से ही बन जाते हैं। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका पीरियोडिक टेबल। जो बच्चे साइंस स्पेशल 6 में हैं उनका ये पहला चैप्टर होगा। जो जीएस 7 में है उनका भी ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की क्लास है आज आपकी रसायन विज्ञान की। और केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री है, बहुत बार बता चुकी हूं मैं, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स एंड केमिकल्स। जो रसायन विज्ञान है, इस रसायन विज्ञान के अंदर आपका आंसर गेहूं है, महेंद्र सफारी। आपका आंसर महेंद्र सारन, ऐसा कुछ नाम है आपका, दिख नहीं रहा मुझे। देखिए, जो केमिस्ट्री है, आपने बहुत बार सुना होगा कि कंपटीशन एग्जाम में केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। देखो, अगर आप सीजीएल सीपीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री से हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आना है। बट अगर आप एनटीपीसी देना चाहते हैं, अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इस केमिस्ट्री वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछ लिए जाते हैं। तो केमिस्ट्री का मतलब भी होता है केमिकल्स के बारे में, या आप जितने भी एलिमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला आयरन, आयरन क्या होता है, आयरन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्लास स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो केमिस्ट्री में हम बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारे हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। आप देखो, केमिस्ट्री में 50% जो आपकी केमिस्ट्री है वो सिर्फ इस चैप्टर में समाई हुई है। और इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर का नाम है पीरियोडिक टेबल, जो कि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 50% केमिस्ट्री आपकी यहीं पर समाई हुई है। हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्त सारणी। बच्चों, हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। बहुत बार आपने पढ़ी होगी कि केमिस्ट्री में एक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में दिया हुआ है, कितने एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे ये पीरियोडिक टेबल बना, कौन कौन से यहां पर साइंटिस्ट आए, किस किसने ट्राई किया पीरियोडिक टेबल बनाने का, किसने बनाया, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए, तो हम यहाँ पर आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा पीरियोडिक टेबल। और अब आप ध्यान से सुनो, इसके अंदर आप बातें बहुत कर रहे हो यहाँ पर, बहुत सारे क्यों इग्नोर कर रहे हो? अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, फिर आप गुस्सा हो जाओगे। किसको इग्नोर कर रही हूं मैं? ऐसे किस चीज को इग्नोर कर रही हूं? बताइए आप, किसको इग्नोर कर रही हूं? मैं पढ़ा रही हूं, मैं इग्नोर नहीं कर रही किसी को। सुनील कुमार, डोंट वरी, सिलेबस वगैरह सब मिल जाएगा, आप आराम से पढ़िए, ठीक है। आप आराम से पढ़िए पहले। हाँ, पुलवामा, आज जो 14 फरवरी है, और आज के दिन ठीक 1 साल पहले पुलवामा में जो अटैक हुआ था, उस अटैक के लिए मतलब भावपूर्ण श्रद्धांजलि है हमारे टाइम्स कोचिंग की तरफ से। अजय, आप क्या बोल रहे हैं? आपके कौन से क्वेश्चन को मैंने इग्नोर कर दिया? यहाँ पर हजारों कमेंट आते हैं, मैं आपका कमेंट यहाँ पर रिप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो एंड में पूछिएगा प्लीज। अभी जीएस प्रैक्टिस बैच के, क्या जीएस प्रैक्टिस बैच का क्या इग्नोर कर रही हूं मैं? क्या क्वेश्चन पूछा आपने अजय? जो चल रही है क्लास उसको एंजॉय कीजिए, उसमें पढ़िएगा, ठीक है। देखिए, तो आवर्त सारणी, सबसे पहले टेबल क्या होता है? टेबल का मतलब टेबल होता है, आप जानते हैं। जैसे मैंने बोला कि बच्चों आज एक मैं आपको टेबल बनाऊंगी, ऐसे आपको मैंने एक टेबल बना दी। अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्या है और इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, केमिस्ट्री में आप बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में आप बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एलिमेंट्स बोले तो तत्व। जैसे मैंने बोला क्या क्या एलिमेंट्स, मैंने बोला हाइड्रोजन, मैंने बोला नाइट्रोजन, मैंने बोला ऑक्सीजन, मैंने बोला फॉस्फोरस, मैंने बोला सल्फर, मैंने बोला क्लोरीन, मैंने बोला आर्गन, मैंने बोला पोटेशियम, मैंने बोला कैल्शियम। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं केमिस्ट्री के अंदर, आप सब जानते हैं ये बात, ठीक है। तो इस केमिस्ट्री, अरे क्या बोल रहे हैं यार ये राहुल कुमार, हद है आपकी मैम, कुछ भी बोल रहे हैं यार, हद है मैम आपकी। क्या बोलना चाह रहे राहुल? तुम अकेले स्टूडेंट नहीं हो, तुम अकेले को नहीं पढ़ा रही हूं जो आपको कमेंट रिप्लाई करूंगी मैं यहाँ पे।
आप कमेंट सेक्शन बंद कर दीजिए, मुझे नहीं पढ़ने इन बच्चों के कमेंट जो फालतू बकवास करते हैं। देखो कह रहे मैंने पूछा था, क्या पूछा था तुमने? मुझे स्पेशल फी दी है क्या जो मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करूं मैं? कुछ भी। ये तुम्हारी ये बात रिप्लाई, अब तुम्हें ये पूछना था इस वक्त क्लास होगी क्या, इस बात का रिप्लाई दूं मैं? इतना पढ़ा रही हूं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, इसमें तुम्हारी बात का रिप्लाई करूं मैं? राहुल कुमार है ना, सेंस नाम की तुम्हारी चीज नहीं है तुम्हारे। चलो इनको ब्लॉक करो, आगे बढ़ो। देखिए पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है, तो मैंने कहा केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को अरेंजमेंट करने का, इन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करना ही क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल कहलाता है। आवर्त सारणी का मतलब क्या होता है? आवर्त सारणी का मतलब होता है अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए टेबल इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में हम विभिन्न प्रकार के तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं ताकि उन पर स्टडी करना बहुत इजी हो जाए, उन पर स्टडी करना बहुत इजी हो जाए। इसीलिए हमें पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ी। कोई आपसे पूछे कि भाई पीरियोडिक टेबल क्या होता है, आप बताइएगा। केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को एक प्रॉपर ढंग से अरेंज करना ही एक टेबल के अंदर क्या कहलाता है? पीरियोडिक टेबल कहलाता है। अब बात यह है कि मैम पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी पीरियोडिक टेबल की? देखो इतने सारे एलिमेंट्स हैं, आपने सुना होगा नए नए एलिमेंट्स की खोज भी होती जाती है, हर साल या हर 2 साल में कोई नए एलिमेंट आ जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा हमारी पीरियोडिक टेबल में भी नए एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि एक एक आपका एलिमेंट पकड़ के उसके ऊपर उसके फिजिकल, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आप स्टडी करें। तो आपने क्या किया बच्चों, आपने बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट हैं। इन पांचों एलिमेंट के ऑलमोस्ट बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो सेम हैं। तो इन पांचों का आपने ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का कोई नाम रख दिया आपने, जो भी इनकी क्वालिटी है उसके बेसिस पे आपने इसका नाम रख दिया। तो मैंने तुरंत बोला कि भाई एक ग्रुप, आप समझ जाओगे, एक ग्रुप में 5 एलिमेंट है, 5 तत्व हैं। जब एक नंबर वाले का वो कैरेक्टर है तो 2 नंबर वाले का भी सेम सा ही ऐसा होगा। जैसे आप ना आगे पढ़ोगे, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ग्रुप आता है बच्चों, कौन सा ग्रुप? हैलोजन ग्रुप। आगे पढ़ोगे आप हैलोजन ग्रुप। मैं आपको ये बता रही हूं कि पीरियोडिक टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी, नहीं बनता तो क्या हो जाता। देखो हैलोजन ग्रुप है एक, ग्रुप नंबर 17 को आप बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। इस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उनको हैलोजन एलिमेंट, हैलोजन तत्व बोलते हैं। यहां पर हैलो का मतलब होता है बच्चों सोल्ट, वो एलिमेंट्स जो नमक बनाए, जो सोल्ट बनाए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो सोल्ट बनाते हैं। तो मैंने इन सारे एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया, इस ग्रुप को नंबरिंग कर दी, ग्रुप नंबर 17। मैंने बोला भाई ग्रुप नंबर 17 में है वो सोल्ट बनाते हैं, नमक बनाते हैं। तो मुझे ये नहीं देखना पड़ा कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक एक को करके पकड़ के मेरे को पढ़ना नहीं पड़ा। मैंने सिर्फ बोल दिया ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स हैं वो नमक बनाते हैं, भाई सीधी बात। तो कहने का मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में हमने बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया है, और बहुत इजी टास्क नहीं है ये। बहुत सारे साइंटिस्ट आए अलग अलग टाइम पर, उन्होंने इतना काम किया, तब जाकर आज आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो इस पीरियोडिक टेबल में हमें बहुत सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम वाले 5 ऐसे एलिमेंट है जिनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, तो इनको एक साथ रख दिया, 10 को एक साथ रख दिया, 20 को एक साथ रख दिया। इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब बात आती है कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने एफर्ट लगाए और यहीं से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एफर्ट किसने लगाया। भाई सबसे पहला जो साइंटिस्ट कौन था जिसके दिमाग में आया कि भाई ऐसे ऐसे आपको एक टेबल बना देनी चाहिए, इस टेबल में बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए केमिस्ट्री पढ़ना। तो यही आपसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई फर्स्ट साइंटिस्ट, या आप बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट एफर्ट किसके द्वारा लगाया गया पीरियोडिक टेबल बनाने का, और कौन सी ईयर में लगाया गया। तो आप लिखेंगे फर्स्ट एफर्ट जो लगाया था वो लगाया था बच्चों डोबे राइनर ने। किसने? डोबे राइनर ने। डोबे राइनर नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले एफर्ट लगाया, डोबे राइनर। और इन्होंने सबसे पहले बोला कि भाई केमिस्ट्री में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के ऊपर हमें स्टडी करनी पड़ेगी, बट एक एक एलिमेंट पे हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आए आपके फर्स्ट साइंटिस्ट कौन से आए, आप बताएंगे? एक जर्मन के साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डोबे राइनर। अब ये ईयर कौन सा था?
तो आप बताइएगा 1817 से लेकर 1818 का ईयर चल रहा था और इस ईयर में डोबेराइनर जी आए और डोबेराइनर जी ने एक एफर्ट लगाया छोटा सा कि भाई मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया आपके पास निकल के यहां पर, मैं क्वेश्चन साथ में करवाती जा रही हूं और जब मैं ये चैप्टर करवा दूंगी मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगी ताकि आप लोगों की नॉलेज वही चेक कर लूंगी कितना आपको पीरियोडिक टेबल समझ में आया है। तो क्वेश्चन आया, फर्स्ट एफर्ट किसने लगाया, आप क्या बताएंगे, डोबेराइनर जी ने लगाया। कब लगाया, इन 1817 से 1818 में लगाया, ठीक है। और ये जर्मन के साइंटिस्ट थे। अब इन्होंने एक लॉ दिया। अब क्वेश्चन आता है कि इनकी लॉ का नाम क्या था। इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको डोबेराइनर लॉ बोलते हैं, डोबेराइनर का सिद्धांत बोलते हैं। और इस सिद्धांत का नाम क्या था, तो इसका नाम था लॉ ऑफ ट्रेड्स, लॉ ऑफ ट्रेड्स। तो आप लिखिएगा, इन्होंने जो लॉ दिया था उसका नाम था लॉ ऑफ ट्रेड्स, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे त्रिक सिद्धांत, त्रिक सिद्धांत। तो क्वेश्चन बन गया आपके सामने कि भाई लॉ ऑफ ट्रेड्स है वो कौन से साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था, आप क्या बताएंगे, वो डोबेराइनर द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, इन 1817 से लेकर 1818 में। अब बच्चों यहां पर इस ट्रेड का मतलब क्या है, इस ट्रेड्स का मतलब होता है त्रिक, त्रिक का मतलब होता है तीन एलिमेंट्स का ग्रुप। कितने एलिमेंट्स का ग्रुप, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप। हाँ, आपके पास ज्ञान है संदीप, आप अपने पास रखिए, थोड़ी देर मुझे पढ़ाने दीजिए, ठीक है। यहां पर एक ग्रुप बनाया कितने एलिमेंट्स का, आप बताएंगे ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तीन ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, तो आप बोलोगे तीन तत्वों का एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप को आप या तो बोल दो क्या, ट्रिपलेट, या तो आप बोल दो ट्रिपलेट, या आप उसको बोल दो क्या, ट्रेड। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बना कि भाई डोबेराइनर जी ने जो लॉ दिया था, लॉ ऑफ ट्रेड्स, उसमें कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, आप बताओगे 3 एलिमेंट का। अब मैम ग्रुप तो बना लिया, अब बात यह आती क्या, मतलब क्या रखा था इन्होंने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रुप बना के क्या किया बच्चों, इन्होंने क्या किया, तीन ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम हो। मैंने सेम नहीं बोला, मैंने बोला ऑलमोस्ट सेम। ऐसे तत्व जिनके भौतिक और रासायनिक गुण लगभग समान हो, एक जैसे हो, उनका एक ट्रेड बनाया और उनको ट्रिपलेट की फॉर्म में रखा। और इन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मान लो 3 एलिमेंट हैं, एक M, दूसरा भी M, तीसरा भी M, और पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास A है, दूसरे का एटॉमिक मास B है, तीसरे का एटॉमिक मास C है। अब आपके सामने एक नया टर्म निकल के आया कि क्या होता है ये एटॉमिक मास। इस चीज को भूल जाओ, एक बार कुछ मत सुनो, सिर्फ यहां पर देखो, एक नया टर्म निकल के आया, एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका परमाणु भार, इसको कहा जाता है परमाणु भार। व्हाट इज एटॉमिक मास, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। दोनों चीज समझ लो, जो बच्चे नए हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा, आप सब जानते होंगे कि कोई भी एटम है, इस एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये सारी बातें स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं बता रही हूं। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, यहां पर पॉजिटिव होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। कोई भी एक एलिमेंट का ये एटम है। एटॉमिक मास क्या होता है, कोई भी एटम के एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर जितना सम ऑफ P प्लस N है वही उसका क्या है, एटॉमिक मास है। कहने का मतलब किसी भी एटम के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो जोड़ है उसको आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो मैंने लिख दिया सम ऑफ P प्लस N क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, समझ गए, सम ऑफ P प्लस N क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला, ये समझ में आया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम को आप क्या बोलते हैं, या किसी भी एटम की न्यूक्लियस को, भाई न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसी को आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास या परमाणु भार बोलते हैं। ठीक है, मैम जी मेरा भी कमेंट पढ़ लिया करो, मैं कमेंट नहीं पढ़ सकती, कमेंट पढ़ूंगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई 3 एलिमेंट हैं, एक Ma है, एक Mb है, एक Mc है। या आप इनको ऐसे देख लो, कोई A नाम का एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास Ma है, कोई दूसरा B नाम का है, उसका एटॉमिक मास Mb है, कोई C नाम का है, उसका एटॉमिक मास
MC नाम का है। इन्होंने क्या कहा कि मैंने ऐसे 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया। जब मैं यहां से ये जो बीच वाला एलिमेंट है MB, जिसका क्या है एटॉमिक मास, जब मैं इसका एटॉमिक मास निकलवाऊंगा, किसका, सेंटर वाले का, बीच वाले का, तो इन दोनों का सम करके और उसको हाफ कर दूंगा, तो इसका क्या आ जाएगा, MB का एटॉमिक मास आ जाएगा। इन्होंने कहा कि जब मैंने ऐसे कुछ एलिमेंट्स का ट्रिपलेट बनाए, 3-3 एलिमेंट रखे, ABC 3 नाम के एलिमेंट है, A का एटॉमिक मास का मतलब है सम ऑफ P प्लस N, A का MA, B का MB, C का MC। जब मैं B वाले का एटॉमिक मास निकालूंगा तो जो दो बच्चे हैं MA प्लस MC, इन दोनों को क्या कर दूंगा, हाफ। ये हो गया आपका एटॉमिक मास निकल जाएगा। इसी को बोला था लॉ ऑफ ट्रेड्स, और इनको साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि प्रूफ करके बताइए ये बात कैसे निकाला आपने। तो इन्होंने सबसे पहला एक ट्रिपलेट बनाया। यही आपका क्वेश्चन बनेगा यहां से कि कौन कौन से एलिमेंट का ट्रिपलेट बनाया था। आप बताएंगे इन्होंने बनाया था लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। लिथियम का सिंबल Li होता है, सोडियम का नेट्रियम Na होता है, पोटेशियम को K बोलते हैं। और बोला कि जब इन तीनों का मैंने एक ट्रिपलेट बना दिया है, जब मैं इस सोडियम का एटॉमिक मास निकालूंगा यहां से, तो लिथियम के एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास का प्लस करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, आंसर निकल जाएगा। कैसे कैसे? तो आप बताएंगे यहां पर कि जो लिथियम होता है उसका एटॉमिक मास होता है 7। अब ये एटॉमिक मास याद कैसे करने, थोड़ी देर रुक जाइए, सब समझ में आएगा, बस पेशेंस के साथ सुनिए। पोटेशियम का होता है वो 39 होता है। जब इन दोनों को आपने प्लस किया, आपको मैथ्स नहीं लगानी, ये केमिस्ट्री में है, ये सारे के सारे ऐसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है। मैम आपको कैसे याद है, आगे आपको भी याद करवा दूंगी, उंगलियों पे याद करवा दूंगी, बस आप शांति से बैठे रहो, ठीक है। तो जब मैंने यहां से सोडियम का निकाला तो मेरे सामने क्या निकला, 7 प्लस 39 और डिवाइडेड बाय क्या किया, 2। कितना आ गया रे यहां से, आप सब। मैम मैं लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर लेट हो गए कोई बात नहीं है। कितना आ गया, 23। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया, 23। इसको कहते हैं लॉ ऑफ ट्रेड्स। क्या चल रहा है, इन्होंने कहा, देखो सिंपल सी भाषा में सुनो, डोबेराइनर ने कहा कि मैंने एक टेबल बनाने की कोशिश की, मैं उस टेबल में कैसे एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा, मैं ऐसे ऐसे 3-3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाऊंगा जिसको मैं ट्रिपलेट बोलूंगा या जिसको मैं ट्राइड बोलूंगा, और मैं क्या कहूंगा, मैं उनके एक एलिमेंट की जब मैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ूंगा तो बाकी 2 की मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मैं ऐसे करके एक टेबल बना दूंगा। तो उन्होंने कहा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 3 एलिमेंट हैं, इन तीनों के जो आपके जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम सी होंगी। क्यों, क्योंकि ये मेरे लॉ ऑफ ट्रेड्स को फॉलो कर रही हैं। और इन्होंने कहा जब भी कोई 3 एलिमेंट का एटॉमिक मास आप यहां पर लिखेंगे इस ट्रेड के अंदर, तो बीच वाले का जब निकालेंगे बाकी 2 का सम करके हाफ कर दो, आंसर निकल आएगा। सबसे पहला, अगर यहां पर आपको कोई पॉइंट याद रखना है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि जो आपके डोबेराइनर थे उन्होंने कौन कौन से एलिमेंट का ट्रेड बनाया था, आप बता दोगे। सबसे पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बिल्कुल सही हो गया था कि ऐसे मैं एक टेबल बना दूंगा, है ना। मैम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, आप पहले बस चुपचाप आप सुन लो। एटॉमिक मास समझाया ना, एटॉमिक नंबर नहीं समझाया ना, आप पहले बस आराम से सुनो, है ना, आराम से सुनो, ठीक है। अब देखो इसके अलावा आपसे और भी पूछा जाएगा कि नेक्स्ट ट्रेड बनाया था कोई, बिल्कुल बनाया था। किस किस का बनाया था आप बताओगे, कैल्शियम का बनाया था, SR। अच्छा इनकी फुल फॉर्म लिखो मैम। अगर लिथियम का निकालने का नहीं बताया यहां पर, लिथियम का नहीं, सिर्फ सेंटर वाले का, बीच वाले का निकालने का बताया बच्चा, ठीक है। इसको कैल्शियम बोलते हैं, इसको स्ट्रोंसियम बोलते हैं। मैं लिख देती हूं यहां पर, कुछ बच्चों को यहां पर दिक्कत हो सकती है। और बेरियम, Ba। दूसरा ट्रेड ये बनाया, दूसरा ट्रेड कौन कौन सा बनाया, याद रखने हैं आपको ये, ठीक है। ये दूसरा बनाया। तीसरा भी अगर आपको लिखना है लिख लीजिए, क्लोरीन का बनाया, ब्रोमीन का बनाया, आयोडीन का बनाया। सिर्फ ये 3 ट्रेड बनाए, उसके बाद हो गए फेल हो गए आपके कौन, डोबेराइनर। तो ये नहीं बना पाए पीरियोडिक टेबल, नहीं बना पाए, नहीं बन पाए उनके द्वारा। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत, बिल्कुल आपने सही बोला है, नहीं बना पाए।
फिर इन्होंने देखा कि भाई मेरा रूल तो है वो फेल हो रहा है, और ये सभी के सभी जो एलिमेंट्स हैं इनको आप ट्रेड में नहीं रख सकते, इनके आप ट्रिक नहीं बना सकते। ठीक है, चलो अब मैम हमारे कंपटीशन एग्जाम में हम क्या याद रखें? देखो कितने क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन एग्जाम में। मैं पीरियोडिक टेबल आपको ऐसे पढ़ाऊंगी कि साथ साथ में आपके क्वेश्चंस भी करवा दूं। देखो क्या पूछा जाएगा आपसे, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, आवर्त सारणी बनाने के लिए सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने एफर्ट लगाया? आप बताएंगे वो डोबेराइनर थे। कब लगाया? 1817 से लेकर 1818 ईस्वी में लगाया। दूसरी बात आपसे पूछ, रुक गई क्लास एक बार देखिएगा प्लीज, मेरी क्लास रुक गई क्या? क्लास तो चल रही है यार, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि जो डोबेराइनर जी हैं उन्होंने कौन सा लॉ दिया था? आप क्या बताएंगे? लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया था। अब बात आती है लॉ ऑफ ट्रेड्स में कितने एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया? आप बताएंगे ट्रिपलेट बनाए। ट्रिपलेट का मतलब 3। अब तीसरा आपसे पूछा जाएगा कि भाई इन 3 एलिमेंट को किसके अकॉर्डिंग रखा? तो आप लिख देना अकॉर्डिंग टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनके भौतिक और उनके रासायनिक गुण। और ट्रिपलेट बनाए, सबसे पहला ट्रिपलेट कौन कौन सा बनाया था? लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। और इन्होंने कहा कि मैं ऐसे ट्रिपलेट बना रही हूं कि जब बीच वाले का एटॉमिक मास निकालोगे, दोनों का सम करके हाफ कर देना, बीच वाले का क्या निकल जाएगा? एटॉमिक मास निकल जाएगा। बट बाद में ये फेल हो गया, नहीं चल पाए डोबेराइनर, एफर्ट हो गया इनका बेकार, कुछ नहीं चल पाए। इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता यहां से। ठीक है, चलो अफगान वार के समय पे, अच्छा इस टाइम पर अफगान वार चल रहा था क्या? मुझे नहीं पता। अब आगे बच्चे दूसरा साइंटिस्ट आ गया, दूसरे साइंटिस्ट इनसे नहीं बना, तो नेक्स्ट लिखिए सेकंड एफर्ट किसने लगाया? दूसरा एफर्ट किसने लगाया? दूसरी बार कौन आए? दूसरी बार साइंटिस्ट आए बच्चों जिनका नाम है न्यूलैंड। जिनका नाम क्या है? न्यूलैंड। कब आए थे? इन 1865, 1865 में आए। कौन से साइंटिस्ट? न्यूलैंड। तो आपका क्वेश्चन बनेगा कि सेकंड नंबर पर किसने, आप बताइएगा सेकंड नंबर पे किसने एफर्ट लगाया पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद? आप बताएंगे पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए जो सेकंड नंबर पे एफर्ट लगाया था वो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे। कौन सा लॉ देकर भाई? कोई बता सकता है क्या सिद्धांत था? इनका सिद्धांत था ऑक्टेव लॉ। इनके लॉ को नाम रखा था, इनके लॉ, इन्होंने सिद्धांत दिया, उसका नाम था अष्टक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बच्चों? अष्टक सिद्धांत। अष्टक का मतलब कितना होता है? 8 होता है। जैसे ट्रिपलेट का मतलब 3 होता है, वैसे ऑक्टेव का मतलब क्या होता है? 8। डोबेराइन 3 एलिमेंट को पकड़े, 3 तत्व को पकड़े, फेल हो गए। कौन आए आपके? न्यूलैंड जी। कितने एलिमेंट को पकड़े? 8। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भाई ऐसे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट लिए। तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने इन एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया है कि जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज 1 नंबर वाले एलिमेंट की होंगी, वही सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज किसके दूसरी बार रिपीट करेंगे? कितने नंबर पर? 8 नंबर, है ना? क्या बोला? मैं फिर रिपीट करती हूं। इन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना हुआ है, तो जो पहले नंबर पर एलिमेंट है उसके जो भी कैरेक्टर हैं, जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो भी भौतिक और रासायनिक गुण हैं, सेम गुण, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो रासायनिक, रिपीट करेंगे कितने नंबर के एलिमेंट पर? 8 नंबर के एलिमेंट पे। इसीलिए इसको बोला था आपने ऑक्टेव लॉ। जैसे आपने सुर सुने, सुर, सुर क्या होते हैं? सुर सा रे गा मा पा धा नी सा। ये लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7। पहले नंबर पे क्या था? सा। 8वें नंबर पे क्या है? सा। सा दोनों सेम है। कहने का मतलब दोनों के कैरेक्टर क्या है? सेम। नहीं समझ में आया? जो केमिकल प्रॉपर्टीज 1 नंबर की हैं वही वापस रिपीट करेंगे कितने नंबर पर? 8 नंबर। जैसे 2 नंबर वाले की होंगी तो इससे आगे 8 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस 2 नंबर वाले के कैरेक्टर किसके जैसे होंगे? 9 नंबर वाले के जैसे। 3 वाले के किसके जैसे होंगे? 10 वाले के जैसे।
जैसे हमारे संगीत में सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। तो कह रहे, इन्होंने कहा कि मैं तो इस तरीके से पीरियड टेबल बनाऊंगा भाई। मेरे को तो बहुत अच्छा आइडिया मिल गया। अब एग्जाम्पल क्या लिया, तो देखो एग्जाम्पल क्या लिया। ये क्या हो गया भाई साहब, ओफो, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं इसको सही करवाती हूँ बोर्ड को। तू तो घर से क्लास लेता, तू तो घर से क्लास लेता। हाँ बंद कर तेरे काम की। हाँ जी, तो न्यूलैंड जी ने क्या बोला, न्यूलैंड जी ने बोला कि भाई जो एक नंबर वाले तत्व है उसकी भौतिक और रासायनिक गुण सेम होंगे, कौन से वाले के साथ, 8 वाले के साथ। ठीक है, चलो जैसे मैम एग्जांपल दो, इन्होंने कैसे सेट किया। देखो भाई आपके न्यूलैंड जी ने क्या सेट किया, ध्यान से सुनना। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और उसके अंदर क्या रखा, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट थे। इन्होंने रखा लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। मैम इसका चल रहा, सही चल रहा है एकदम। तुम लोग फालतू बकवास करते हो, वीडियो नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, सब तो सही चल रहा है। हाँ, एक बार बताना मुझे कमेंट करके, सब सही चल रहा है। एक बार कमेंट करके बताओ सब सही चल रहा है। जल्दी बताओ, मैम साउंड नहीं आ रही है, जल्दी बताओ रे कमेंट करके, सही सही चल रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है मैं बोले जा रही हूँ। मैम वॉल्यूम कट रहा है, चलो एक बार वॉल्यूम चेक करते हैं। सब ओके है मैम, यस मैम सब सही है, आवाज बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर ये 2-3 बच्चे क्यों बोलते हैं जिनका आवाज कट रहा होता है ना, वो ऐप को एक बार लॉग आउट कर लो। देखो बच्चों, बोर्ड पे देखो, तुम लोग तो बहुत बोलते हो यार, तुम लोग कमेंट बहुत करते हो। देखो न्यूलैंड जी ने क्या किया, न्यूलैंड जी ने कहा कि भाई जो पहला एलिमेंट है उसके भौतिक और उसके रासायनिक गुण जो भी थे वो वापस रिपीट करेंगे, कितने नंबर के एलिमेंट पे, 8 नंबर के एलिमेंट पे। फिर इनसे क्रॉस क्वेश्चंस किए गए कि भैया जरा सिद्ध करके दिखाइए, तो उन्होंने सिद्ध किया। कैसे किया, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और आपका पोटेशियम कैल्शियम, ये कुछ एलिमेंट्स रखे इन्होंने, एलिमेंट्स रखे। और इन्होंने कहा कि लिथियम 1 नंबर पे है, और इस लिथियम से जब वापिस आप 8 नंबर पे आओगे तो ये सोडियम कितने नंबर पर है, 8 नंबर। फिर सोडियम से अगेन आप वापस 8 नंबर करोगे तो कौन सा आएगा, पोटेशियम आएगा 8 नंबर पे। भाई 1 नंबर पर इसका 8वां क्या हो गया, सोडियम, इसका 8वां क्या हो गया, पोटेशियम। और इन्होंने कहा कि जो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज लिथियम की हैं वही सोडियम की हैं, वही पोटेशियम की हैं। तो मैं इस तरीके से एक टेबल बनाना चाहता हूं। ऐसे ही जैसे इस बेरिलियम की है 8 नंबर पे मैग्नीशियम की होंगी, जैसे सी मैग्नीशियम की होंगी वापिस 8 नंबर पे कैल्शियम की होंगी। मैं तो इस तरीके से एक टेबल बनाऊंगा, आगे चलकर कोई मेरी इस टेबल को नाम बोलेगा पीरियोडिक टेबल, बट नहीं चल पाया। मैम क्या इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, यस। ध्यान से सुनो, लिथियम भी मेटल होती है, सोडियम भी मेटल होती है, एंड पोटेशियम भी मेटल है। लिथियम भी आपकी हाईली रिएक्टिव मेटल मानी जाती है, सोडियम भी पोटेशियम भी। लिथियम भी सॉफ्ट होता है, सोडियम भी सॉफ्ट होता है, पोटेशियम भी सॉफ्ट होता है। देखो इनके एक जैसे कैरेक्टर हैं और ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, ये सब धातुएं हैं। तो यही तो होती हैं, ये क्या होती हैं, यही तो इनकी फिजिकल और केमिकल
प्रॉपर्टीज हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि न्यूलैंड जी ने कौन सा लॉ दिया, आप बताएंगे ऑक्टेव लॉ, अष्टक सिद्धांत। कब दिया? इन 1865 में। क्या कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एक नंबर के एलिमेंट की, वही रिपीट होती है कौन से नंबर पर? 8वें नंबर पर। जैसे सारे गामा पापा निर्देशक, ठीक है। तो ये आपका किसने, ये किसने बनाया बच्चों? ये बनाया न्यूलैंड ने। बहुत कमियां निकली इसके अंदर, तो लिखो जरा इसकी कमियां क्या निकली, क्यों फेल हो गए न्यूलैंड जी? नहीं चल पाए न्यूलैंड, ऐसे थोड़ा ना चल पाते हैं केमिस्ट्री में। क्यों नहीं चल पाए? तो इसका रीजन सुनो। सबसे पहला रीजन सुनना कि इन्होंने, हाँ, ये मैम यहां से क्या निकल के आया सामने? आप बिल्कुल बोल रही हैं, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया अमित कुमार कि मैम यहां पर क्या निकल के आया। भाई यहां पर निकल के तो आया कि लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की सारे के सारे भौतिक और रासायनिक गुण ऑलमोस्ट सेम है। बता तो दिया मैंने, तीनों मेटल हैं, तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तीनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जब मैं एक के बारे में पढ़ लूंगी तो बाकी दो के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है? और पीरियोडिक टेबल बनाने का मेन मोटो क्या था, मेन उद्देश्य क्या था? यही तो पढ़ना, यही तो कि भाई इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी नहीं कर सकते, ग्रुप बना दो, एक के बारे में पढ़ लो, बाकी सब के बारे में लिख लो अपने आप, ठीक है। तो यही तो पीरियड टेबल बनाने का मेन मोटो था, उद्देश्य था। तो उद्देश्य यहां तक तो चला, पर आगे नहीं चला। देखो बच्चों क्यों नहीं चला। ये जो न्यूलैंड जी है ना, जो ये ऐसे ऐसे ये जो बताया है ना, ये जो तामझाम बताया है, ये सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक सक्सेस रहा उनका। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आरआरबी जे के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ कितने एलिमेंट तक सक्सेसफुल रहा? आप बताओगे 20 एलिमेंट तक सिर्फ। और 20वें नंबर पे कौन आता है? कैल्शियम। तो ये कहां तक सक्सेस था? सिर्फ कैल्शियम तक सक्सेस था। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद फेल हो गया। उसके बाद नहीं होती थी ये प्रॉपर्टी रिपोर्ट, रिपीट नहीं हो रही थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे यहां पर भाई, यहां पर एलिमेंट्स 1865 में टोटल एलिमेंट्स थे कितने? कोई बता सकता है मुझे टोटल एलिमेंट्स कितने थे? जब यहां पर टोटल एलिमेंट्स थे 56। तो भाई जब तुम टेबल बना रहे हो तो 56 एलिमेंट को तो रखो एक साथ। आपने सिर्फ कितनों को रखा? 20 तक बता दिया कि 20 तक मेरा लो चल रहा है, बाकी फेल हो गया। तो डॉबेराइनर से क्या हो गए? फेल हो गए। तो आपके सामने क्या क्वेश्चन निकल के आया? आपके सामने क्वेश्चन निकल के आया कि डॉबेराइनर जी ने जब टेबल बनाने की कोशिश की, उस टाइम पर टोटल नॉन एलिमेंट्स, ये लिख दो, टोटल नॉन एलिमेंट्स, कुल ज्ञात तत्व कितने थे? आप बता देना कि उस टाइम पर कुल ज्ञात तत्व 56 थे, बट इनका लो कहां तक चला? सिर्फ कैल्शियम तक चला। उसके बाद क्या हो गया? फेल हो गया। 57 नहीं बचा, 56 है। अब अगर आपसे पूछ ले कि इसमें पहला एलिमेंट कौन सा था और लास्ट एलिमेंट कौन सा था, भाई क्वेश्चन तो आ सकता है। तो लिख दो यहां पर कि डॉबेराइनर जी के टाइम पर जो 56 एलिमेंट थे, उनमें जो फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट एलिमेंट, पहला तत्व जो था वो हाइड्रोजन था। लिख दो, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था? हाइड्रोजन। और लास्ट एलिमेंट सबसे आखिरी का था टीएच। टीएच बोले तो थोरियम। तो थोरियम तक बात लगनी चाहिए थी, बट बात कहीं तक लग गई? सिर्फ कैल्शियम तक। कौन फेल हो गए रे? आपके न्यूलैंड फेल हो गए, नहीं चल पाए, ये हो गए फेल, ठीक है। आपके सामने जो क्वेश्चन निकल के आए वो यही निकल के आए कि 20 एलिमेंट तक पहले की 8वें के ऊपर रिपीट कर रही थी, 20 के बाद फेल। टोटल थे 56, पहला था हाइड्रोजन, लास्ट वाला था थोरियम। होना चाहिए था थोरियम तक, निकला सिर्फ कैल्शियम तक। कौन फेल हो गया? न्यूलैंड। हो गया काम। यहां पर दो साइंटिस्ट फेल हो गए, फर्स्ट और सेकंड दोनों एफर्ट क्या हो गए आपके? खराब हो गए। फर्स्ट किसने लगाया था? डॉबेराइनर ने। अभी कितना एलिमेंट है मैं सब बताऊंगी, थोड़ा रुकिए तो सही, आप पेशेंस रखो, ठीक है। अब आए आपके इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट, जिन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का प्रस्ताव रखा। कौन से साइंटिस्ट? मेंडलीव। तीसरा एफर्ट किसने लगाया? आप बताओगे, मेंडलीव ने लगाया। कौन से साइंटिस्ट? मेंडलीव ने। ये थर्ड एफर्ट था, और ये तो पीछे पड़ गए थे, इन्होंने बना दिया पीरियोडिक टेबल। इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, और आगे पढ़ोगे मॉडर्न फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसको कहते हैं आवर्त सारणी के जनक। आवर्त सारणी के जनक, पीछे पड़ गए थे, बनाकर छोड़ी। आवर्त सारणी के जनक
सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे? मेंडलीव थे। तो आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? मेंडलीव। कौन से साल की बात है? 1869 ईयर की बात है। न्यूलैंड 65 में आए थे, 4 साल बाद आए। कौन से? आप बता दोगे 4 साल बाद कौन से साइंटिस्ट आए? मेंडलीव आए। और मेंडलीव जी ने बना डाली थी पीरियोडिक टेबल, चाहे गलत सलत कमियां बहुत थी बट बना जरूर डाली थी। अब बात आती है कि भाई मैम बनाने का बेस क्या था, आधार क्या था? लो तो दिया होगा ना कुछ। हाँ, तो मैं कहाँ मना कर रही हूं, इन्होंने भी सिद्धांत दिया, इन्होंने भी सिद्धांत दिया, अपना लो दिया, और इस लो का नाम होता है पीरियोडिक लो। इसका नाम था पीरियोडिक लो। क्या नाम था? पीरियोडिक लो। आवर्त नियम, आवर्त नियम या आवर्त सिद्धांत। पहला क्वेश्चन क्या? हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव। कौन से ईयर में? 1869 में। कौन सा सिद्धांत दिया? पीरियोडिक लो। अब अपने सामने एक नया क्वेश्चन निकल के आया कि ये पीरियोडिक लो क्या होता है? कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई तो आधार माना होगा मेंडलीव जी ने। क्या पीरियोडिक लो था? तो अपने कॉपी में नोट करो, ठीक है? मैं बहुत अच्छे से याद कराऊंगी, तुम लोग चिंता तो मत करो, रुक जाओ तो सही। हाँ, रुको यार थोड़ा तुम। किस पे बेस्ड थी? एक बोल रहा है एटॉमिक नंबर, एक बोल रहा है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर पे होती ना बच्चा तो अभी तक सक्सेस रहती है। देखो इस लॉ का मतलब क्या है, लिखिएगा इसको, कॉपी में लिखो आप। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ध्यान से लिखना, एक एक बात से लिखना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहले सुनना उसके बाद मैं अपने आप लिखवा दूंगी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फिजिकल and chemical properties of elements, physical and chemical properties are periodic functions, function to their atomic mass। जो एटॉमिक नंबर बोल रहे थे ना वो सब फेल हो गए यहाँ। टू देयर एटॉमिक मास। अब बात आती है क्या लिखा मैम ने? मैम ने लिखा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस टू देयर एटॉमिक मास। अब बात आती है हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिखो जरा इसी लाइन का मीनिंग क्या था। बस खेल, यही लाइन समझ में आ गई ना आपको, आपको पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाएगी। देखो इस लाइन का मतलब क्या है। तत्वों के परमाणु भार के आधार पर भौतिक और रासायनिक गुण उनके निरंतर आवर्त के बाद दोहराना शुरू हो जाते हैं। लिखो इसको हिंदी में। तत्वों की परमाणु भार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर उनके भौतिक और रासायनिक गुण, उनके भौतिक और रासायनिक गुण निरंतर आवर्त के बाद दोहराने शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब है इस लाइन का? ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखो इन्होंने कहा कि मैं एक टेबल बनाऊंगा जिस टेबल का मेन बेस क्या होगा? जिस टेबल का मेन बेस होगा एटॉमिक मास। मैं इस टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज करूंगा कि कम एटॉमिक मास वाला पहले और ज्यादा एटॉमिक मास वाला
बाद। क्या कहा मेंडलीव ने? कहा कि जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मैंने कुछ एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया है, इस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम होगा, इससे ज्यादा इसका, 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 और इससे भी ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इसके ज्यादा ऐसे। कहने का मतलब मैं ऐसे अरेंज करूंगा कि पहले कम एटॉमिक मास वाले, बाद में और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। इस तरीके से मैं एलिमेंट्स को क्या करूंगा? अरेंज करूंगा। जब मैं इस तरीके से अरेंज करूंगा तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब उनके किसके अकॉर्डिंग होंगी? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग होंगी। किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। कि उनका जो एटॉमिक मास है उसी के आधार पर उनके भौतिक और रासायनिक गुण निरंतर आवर्त के बाद दोहराने शुरू होंगे। कहने का मतलब है जैसे मैंने एक लाइन बनाई, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को रखा, तो इन यहां पर कम एटॉमिक मास वाले, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर दूसरी लाइन बनाई मैंने यहां पर, तो इसका इससे ज्यादा होगा, और इस लास्ट एलिमेंट से भी इसका एटॉमिक मास क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इनका मेन यहां पर फंडा क्या था? मेन फंडा था इनका एटॉमिक मास। इन्होंने किस पे काम किया? एटॉमिक मास पे किया। ठीक है, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया। भाई कम एटॉमिक मास वाले पहले, फिर और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन बन गया कि भाई जो पीरियोडिक टेबल थी उसका आधार क्या था? आप क्या बताएंगे? एटॉमिक मास, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु भार। एक बच्चा पूछ रहा है एटॉमिक मास क्या होता है, बता चुकी हूँ, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना सम होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, वही उसका एटॉमिक मास कहलाता है। तो जो पीरियोडिक टेबल बनी थी उसमें जो मेन बेस था, वो मेन बेस कौन सा था? आप बता दोगे। मेन बेस यहां पर क्या था? एटॉमिक मास था। फिर मैम क्या हुआ यहां पर? क्या पीरियोडिक टेबल बनी? यस बनी। किसने बनाई? आपके, ये तो हो गया लो। लो का मतलब है यहाँ पर सिद्धांत हो गया, सिद्धांत तो चल गया। अब बात आई, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की। जब कोशिश की तो सबसे पहले ऐसे कुछ लाइनें बनाई, ऐसे खड़ी लाइनें बनाई, ऐसे कुछ लाइनें बनाई। बच्चों ध्यान से सुनना, और इनको हिंदी में कहा जाता है खड़ी लाइन, या अरे भाई क्या चल रहा है आज, ये इनको बोलते हैं खड़ी लाइन, या इंग्लिश में बोलते हैं इनको वर्टिकल लाइन। ध्यान से सुनना, इनको बोला वर्टिकल लाइन, या हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, या इनको बोला खड़ी लाइन। सबसे पहले ऐसी लाइन बनाई, और इन्हीं लाइन को आगे चलकर क्या नाम दे दिया? इन्हीं लाइन को जाकर आगे नाम दिया ग्रुप। क्या नाम दिया? ग्रुप। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो आवर्त सारणी के अंदर जो खड़ी लाइनें हैं, या जो ऊर्ध्वाधर रेखा या खड़ी लाइन है, उनको आप क्या बोलते हो? आप क्या बता दोगे? ग्रुप बोलते हैं। ऐसे पहले लाइनें बनाई, ये खड़ी लाइन थी। अब देखो बच्चों दूसरी कौन सी लाइन बनाई, और खड़ी लाइन का नाम क्या रखा इन्होंने? इन्होंने ऐसी लाइनों का नाम रखा ग्रुप। उसके बाद इन्होंने जो लाइन बनाई बच्चों, मेंडलीव के टाइम पर कितने एलिमेंट्स थे? रजत गुजर, रुक तो जाओ, सब बताऊंगी मैं। उसके बाद कुछ हॉरिजेंटल लाइनें बनाई, ऐसे ऐसे क्षैतिज रेखाएं बनाई, ऐसे। अभी कितनी बनाई, क्या बनाई, सब बात करेंगे, चिंता मत करो। उसके बाद इन्होंने बनाई हॉरिजेंटल लाइन, और इन हॉरिजेंटल लाइन को हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। और इन हॉरिजेंटल लाइंस का बाद में नाम रखा क्या? इनका नाम रखा पीरियड। क्या? पीरियड। और हिंदी में इनको बोला आवर्त। ये भाई बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखो एफर्ट लगा रहे हैं। कुछ ऐसी लाइनें सीधी बनाई, वर्टिकल लाइन, उन्हीं वर्टिकल लाइन को आपने ग्रुप बोला। बाद में ऐसे बनाई, कैसी? हॉरिजेंटल, उनका नाम क्या रखा? पीरियड। और ऐसे कोशिश की तो इन्होंने क्या बना दी यहां पर बच्चों? क्या बना दी थी इन्होंने? पीरियोडिक टेबल। हॉरिजेंटल लाइंस क्या कहलाई यहाँ पे? पीरियड, आवर्त। और जो वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाई यहाँ पे? ग्रुप कहलाई। अब बात आती है कि इस हॉरिजेंटल लाइन में और जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसमें कितने एलिमेंट्स को इन्होंने रखा।
इसमें स्पेस कितने एलिमेंट का था? आप बताएंगे कि इनकी आवर्त सारणी में जो आपकी क्या कौन सी आवर्त सारणी था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था पीरियोडिक टेबल। आपसे पूछा जाएगा पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस था? आप बताएंगे 63 एलिमेंट्स के लिए स्पेस था। एलिमेंट्स के लिए स्पेस था, के लिए जगह थी। कितने एलिमेंट्स के लिए जगह थी आप क्या बता देंगे? 63 एलिमेंट्स के लिए था। यही आपका कंपटीशन एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन बना। ठीक है, कितने? 63 एलिमेंट्स के लिए। और दूसरा पॉइंट आप यहां पर क्या लिखोगे? ये पॉइंट्स लिखने आपको पीरियोडिक टेबल में। दूसरा आप पॉइंट लिखोगे कि ही अरेंज्ड एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स according to their क्या बेस था? एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास? टू देयर atomic mass in increasing order। कहने का मतलब क्या हो गया? इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स थे उनको उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया एलिमेंट्स को। ठीक है, कितने एलिमेंट्स में सेट किया आप बताएंगे। स्पेस कितने एलिमेंट्स का था आप बता दीजिएगा। कितने एलिमेंट्स का स्पेस था? 63 एलिमेंट्स का। और इन्होंने कह दिया, देखो बच्चों क्या कह दिया, इन्होंने इन्हीं वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन को यूज करके क्या बनाए? ग्रुप बनाए। ग्रुप कौन से होंगे? ऐसे वाले होंगे या ऐसे वाले? कौन से होंगे? खड़ी लाइन ये वाले क्या है आपके, ऐसे आपके ग्रुप बने। और कुछ बनाए क्या? पीरियड। क्या बनाए? पीरियड। आवर्त। और कौन से होंगे आवर्त? आवर्त ऐसे वाले। अब बच्चों सुनो, कितने ग्रुप बनाए, कितने आवर्त बनाए, कोई मुझे बता सकता है? हाँ, इंक्रीजिंग में बनाए। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जल्दी बताओ कितने आवर्त बने थे और कितने ग्रुप बने थे? मैम इंक्रीजिंग टाइप में, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो ऐसे पीरियड बनाए कितने? 7। ऐसे 7 बनाए। आप 7 बना दो पूरे, थोड़ा छोटा कर दो इसको तो 7 बना दे। देखो कितने? 7 बना दिए थे ऐसे। ये पहला पीरियड, ये दूसरा, ये तीसरा बच्चों, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पीरियोडिक टेबल में या मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे? पीरियड का मतलब कितने आवर्त थे। कैसी लाइनें? ऐसी वाली हॉरिजेंटल लाइन। कितनी बनाई है मैम ने? 7। क्वेश्चन बन गया आपका। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड थे आप क्या बता देंगे? कितने पीरियड थे? 7। अब बात आती है ऐसे ग्रुप बनाए बहुत सारे। कितने ग्रुप बनाए थे बच्चों? इन्होंने बनाए थे ऐसे ग्रुप। ग्रुप को बोलेंगे समूह है। और कितने ग्रुप बना दिए थे आप बता देना। 7 ग्रुप बनाए। 7 पीरियड बने थे बच्चा, ग्रुप नहीं बने। ग्रुप यहां पर बनेंगे 18 ग्रुप। कितने ग्रुप? 18 ग्रुप बनाए। 18 समूह बनाया। कितने समूह बनाए? 18 समूह। और सबसे पहले आपके सामने क्या आ गई? पीरियोडिक टेबल आ गई। देखो आप क्या याद रखना है, जितना पढ़ाया उसमें ध्यान से सुनो। मैंने बोला कि आपके 1865 में एक साइंटिस्ट आए, जिन साइंटिस्ट का नाम क्या था? मेंडलीव। और मेंडलीव जी ने जब आए थे तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की 1865 में और सबसे पहले पीरियोडिक टेबल बना दी। इसीलिए हम आज तक पढ़ते हैं कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? आप बताओगे मेंडलीव हैं। कब बनाया था? इन 1865 में। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा, कौन सा लॉ दिया था? आप बताएंगे पीरियोडिक लॉ दिया था, आवर्त नियम दिया था।
किसके अकॉर्डिंग दिया था? आप बताओगे एटॉमिक मास, परमाणु भार। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? आप बताओगे इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? बढ़ते क्रम में। नेक्स्ट बोलोगे कि आपने कुछ ऐसी लाइनें बना दी थी और कुछ ऐसी लाइनें बना दी थी। ये जो लाइनें थी वो ग्रुप कहलाई, ये जो लाइनें थी वो पीरियड कहलाई। ग्रुप कितने? 18, पीरियड कितने? 7। टोटल एलिमेंट्स का स्पेस कितना था? 63। तो आपसे पूछा गया, हाँ सॉरी 1869 में, 65 में तो न्यूलैंड आए थे, 1869। तो ये क्या बन के आ गया आपके सामने? पीरियोडिक टेबल। इसीलिए क्वेश्चन आते हैं। हाँ बच्चा अभिषेक शर्मा, आपका आंसर सही है। इसीलिए आपने बोला हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। बहुत मेहनत की, बट इसमें भी लोगों ने कमियां निकाल दी, इसमें भी लोगों ने कमियां निकाल दी। अब बात आती है कि इसकी कमियां क्या थी इस पीरियोडिक टेबल की। तो लिखिए जरा डीमेरिट्स। इसके भी डीमेरिट्स निकल गए थे बच्चों, इसकी भी कमी निकली, तभी तो आई आधुनिक आवर्त सारणी, एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कब आया? जब इसमें, ठीक है। तो अब इसमें कुछ गलतियां निकल गई। देखो बच्चों क्या गलतियां निकली, ध्यान से सुनो। तुम लोग कमेंट करने में ध्यान मत दो बस। अब मैंने आपको एक चीज बोली, किसके डीमेरिट? आप क्या बताएंगे? पीरियोडिक टेबल के। पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? मेंडलीव ने। सिंपल सी बात है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कमियां थी वो मैं पढ़ाने जा रही हूं। मेंडलीव जी ने क्या कहा था? इनका आधार क्या था? किसके अकॉर्डिंग बनाई थी इन्होंने? एटॉमिक मास, परमाणु भार के आधार पर। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला कि चाहे तो आप यहां से यहां जाओ। कहने का मतलब लेफ्ट से राइट में जाओ। ध्यान से सुनना, अगर एक भी लाइन स्किप कर दी ना फिर मैं वापस रिपीट नहीं करूंगी। इन्होंने कहा चाहे तो आप लेफ्ट से राइट में जाओ, चाहे आप मेरे पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम पे आ जाओ, टॉप से बॉटम पे आ जाओ। कहने का मतलब ऊपर से नीचे आ जाओ, है ना। चाहे तो आप ऊपर से नीचे आओ, चाहे आप लेफ्ट से राइट में जाओ। क्या बढ़ेगा? एटॉमिक मास बढ़ेगा। बहुत प्राउडली बात बोल दी कि भाई मैंने ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया है, कोई भी कमी निकाल के दिखा दो मेरे इस अरेंजमेंट में। चाहे आप बाएं से दाएं जाओ, चाहे आप ऊपर से नीचे आओ, एटॉमिक मास क्या होगा? बढ़ेगा। परमाणु भार क्या? बढ़ेगा। यही तो बेस था इनकी पीरियोडिक टेबल का। भाई आधार क्या था? यही तो था, इसी पे तो पीरियोडिक टेबल बनी थी। एटॉमिक मास क्या होगा? बढ़ेगा। निकल गई कमी। क्या कमी निकली? ध्यान से सुनना मेरा पॉइंट। क्या कमी निकली? पहली कमी, ये तो मैंने बताया है कि क्या इन्होंने क्या बोला। अब इसमें हमने कमी निकालना स्टार्ट किया बच्चों। जब कमी निकालना स्टार्ट किया तो वो कमी किसके बीच में निकली? कोबाल्ट एंड निकिल के बीच में। कोबाल्ट यहां है, निकिल यहां है। सुनना, अभी आप एटॉमिक नंबर भूल जाओ, बाद में करेंगे, है ना। बस चुपचाप आप सुनो। कोबाल्ट पहले, निकिल बाद में है। एटॉमिक मास, यार इसको क्या हो गया है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखो कोबाल्ट पहले है, निकिल बाद में है। इस भाषा के अकॉर्डिंग ये परिभाषा क्या बोलती है कि जब लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो एटॉमिक मास क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। किसने बोली ये बात? मेंडलीव ने। किसमें बोली? पीरियोडिक टेबल में। ये तो पीरियोडिक टेबल बनाई थी इसी बेस पे, तो इसी आधार पर। बट जब देखा इसका एटॉमिक मास इस परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? कम। इसका क्या होना चाहिए? ज्यादा, क्योंकि मैं कहां जा रही हूं? लेफ्ट से राइट में जा रही हूं। जब मैं लेफ्ट से राइट में जा रही हूं तो इसका कम होना चाहिए, इसका ज्यादा होना चाहिए। किसने बताया ये किसने बोला? आपने। तो आप ये बोला आपके किसने? आप बता देंगे, मेंडलीव ने बोला। बट जब देखा कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा निकला, किससे? निकेल से। कोबाल्ट का एटॉमिक मास निकेल से होना चाहिए था कम, बट निकल गया ज्यादा। कोबाल्ट का होता है 58.93, इसका होता है 58.65 अप्रोक्स। 58.65 या इसको अप्रोक्स में 69 तक ले सकते हैं आप 69 ही लिख लो, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखो कितना निकला? 58.69। मैं पीरियोडिक टेबल का जो लॉ था वो बोल रहा था कि भाई आप लेफ्ट से राइट में जाओगे तो एटॉमिक मास बढ़ेगा।
बट जैसे ही हमने देखा यहां कोबाल्ट है, यहां निकिल है, तो इस कोबाल्ट का एटॉमिक मास कम होना चाहिए था, इसका ज्यादा होना चाहिए था, जबकि ज्यादा किसका निकला? कोबाल्ट का। कम किसका निकला? निकिल का। क्या हो गया ये रूल? एक कमी निकल गई। एक कमी निकल के आ गई तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की जो कमी थी तो वो क्या कमी निकल के आई? आप बताओगे कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास, कोबाल्ट का परमाणु भार निकिल से क्या हो गया? ज्यादा, जबकि निकिल का ज्यादा होना चाहिए था। बेटा ग्रुप 9 नहीं है, 9 में डिवाइड किया था मनीष कुमार चाहर, ठीक है, ग्रुप 9 नहीं है बच्चा, 9 पार्ट्स में डिवाइड किया था 18 ग्रुप को, ठीक है। तो ये कमी निकल के आ गई, तो ये पहली कमी थी किसमें? पीरियोडिक टेबल में। आपसे एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा, और याद रखिएगा कि इस कमी की वजह से यहां पर आपकी पीरियोडिक टेबल धीरे 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 फेल होने लग गई। क्या होने लग गई? फेल होने लग गई। ये सबसे पहला था, ये पहला था। अब दूसरी कमी देखो, जो मेन कमी निकली ना इसके अंदर, जो दूसरा कमी था वो देखो बच्चों, क्या कमी थी। ये पॉइंट में ध्यान से सुनना, दूसरी कमी क्या निकल के आई थी। दूसरी कमी में यहां पर प्रॉब्लम आई इनमें। क्या लिखा है मैम ने ये बोर्ड पे नाम? मैम ने एक नाम लिखा है आइसोटोप। क्या लिखा है मैंने? आइसोटोप को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। आइसोटोप को क्या बोलते हैं? समस्थानिक, ठीक है। अब अगर किसी को पता नहीं है आइसोटोप क्या होते हैं, ध्यान से सुनो, इस बात को मेरी ध्यान से सुनना। आइसोटोप्स क्या होती है? दूसरी कमी है ये आपकी पीरियोडिक टेबल की, मेंडलीव के, और मेन कमी तो यही थी, इसकी वजह से फेल हो गई थी ये। देखो बच्चों, कोई भी एक एटम है, कोई भी एक परमाणु है, इस परमाणु के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। और जब मैं दो चीजें निकालती हूं, एक पहली चीज निकलती है यहां से एटॉमिक नंबर, जिसको बोलते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, उसके नाभिक में 5 प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 5। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है बच्चों। एक बार फिर रिपीट कर रही हूं, किसी भी एटम के नाभिक के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है। दूसरा मैंने अभी आपको पढ़ाया एटॉमिक मास, जिसको आप बोलते हैं परमाणु भार, जिसको आपने क्या बोला? परमाणु भार। और परमाणु भार क्या होता है आप बताओगे? किसी भी एटम के नाभिक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सम ऑफ p प्लस n, p को जोड़ दो n के साथ, क्या निकल के आ जाएगा? एटॉमिक मास। अगर अकेला p निकाल रहे हो तो एटॉमिक नंबर निकल रहा है, अगर अकेला p प्लस n दोनों जोड़ रहे हो तो एटॉमिक मास निकाल रहे हो। अब आओ यहाँ पर ये आइसोटॉप्स क्या भला होती है, यही आपका क्वेश्चन आया था यूपीएसआई के एग्जाम में। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या हो? सेम हो, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम, बट एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो। ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं आप बताओगे? ऐसे एलिमेंट्स आइसोटोप्स कहलाते हैं। नहीं समझ में आया? इस चीज को पूरा हटाओ यहां से, ध्यान से सुनो। ऐसे तत्व जिनका एटॉमिक नंबर सेम, कहने का मतलब क्या है? उनका परमाणु भार क्या होना चाहिए? समान हो। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या होगी यहाँ पे, परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? उनकी सेम होनी चाहिए, मतलब समान हो। जबकि एटॉमिक मास का मतलब है परमाणु भार क्या हो? परमाणु भार अलग अलग हो। वो क्या कहलाते हैं? वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं बच्चों। एक होता है 1H1। एक बात याद रखना, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है पैरों में, एटॉमिक मास सर पे लिखा जाता है। किसी भी एटम के जो पैर हैं, उस पैर में क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ये इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। कहने का मतलब प्रोटॉन कितना है? 1। ऊपर क्या है? एटॉमिक मास। पैरों में एटॉमिक नंबर, सर पे एटॉमिक मास। दूसरा होता है 1H2।
तीसरा होता है 1H3। देखो एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि एटॉमिक मास 1 2 3। जिनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग अलग, एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है, एटॉमिक मास अलग अलग आ रहा है, क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स। एक बार फिर से समझा दीजिए, चलो समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। देखो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर समान हो, इक्वल हो, मतलब एक ही जैसा हो, और जिसमें एटॉमिक मास क्या हो बच्चों, एटॉमिक मास अलग अलग हो, वो क्या कहलाते हैं? वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल थी, जो आपकी पीरियोडिक टेबल थी, ऐसे कार्बन के भी होते हैं, ऐसे पोलोनियम के भी होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, पोलोनियम के सबसे ज्यादा आइसोटोप्स होते हैं 27। कार्बन पढ़ा होगा आपने, कार्बन 6 होता है, कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, नहीं पढ़ा? आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी उसका बेसिक लॉ क्या था? क्या था बेसिक लॉ? किसके आधार पर? एटॉमिक मास। और इस आइसोटोप्स का भी क्या है? एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग। तो आपके प्रिय मित्र कौन? मेंडलीव से क्वेश्चन किया गया कि भाई जब आपने एटॉमिक मास को, परमाणु भार को आपने बेस माना है, तो भाई परमाणु भार तो अलग अलग भी हो सकते हैं, और जिसके परमाणु भार अलग अलग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप। तो आप आइसोटोप को भी तो रखो इस अपनी टेबल में। आप इस आइसोटोप्स को कहां भगा दोगे आप? तो जो पीरियोडिक, जो आपके मेंडलीव हैं, वो कोई जवाब नहीं दे पाए, कोई जवाब नहीं दे पाए कि मैंने सोचा ही नहीं था कि आइसोटोप के लिए भी कोई जगह होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि पहली कमी निकली किस किस के बीच में? कोबाल्ट और निकिल के बीच में। किसकी टेबल में? पीरियोडिक टेबल में। दूसरी कमी क्या निकली मैम? जो आपके मेंडलीव थे वो आइसोटोप का स्पेस नहीं रख पाए, वो समस्थानिक की जगह ही नहीं बना पाए। भाई समस्थानिक तो रखना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि आपने आधार किसको माना है? एटॉमिक मास को, और एटॉमिक मास तो अलग अलग भी हो सकता है। एक आपने सिर्फ हाइड्रोजन को लिखा, आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन लिख दिया, भाई हाइड्रोजन के एटॉमिक मास तो अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग एक्सप्लेन करो ना आइसोटोप को, आइसोटोप को भी तो रखो। जब आपने आधार मान लिया एटॉमिक मास को, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि अलग अलग एटॉमिक मास वालों को कैसे लिखोगे, मतलब आइसोटोप के कैसे लिखोगे, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? तो आप बताइएगा कि इसकी सबसे बड़ी कमी क्या निकल के आई थी? ये आइसोटोप के लिए स्थान नहीं रख पाए, कोई स्पेस नहीं रखा समस्थानिकों का। इस बात का कोई जवाब नहीं निकला इनके सामने। ये मेन कमी निकल गई किसकी पीरियोडिक टेबल में? किसकी पीरियोडिक टेबल में? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो याद रखिएगा, ही डिडंट डिटरमाइन प्लेस ऑफ आइसोटोप्स। यह समस्थानिकों के स्थान को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये मैंने क्या कर दिया, और धीरे 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 ये पीरियोडिक टेबल क्या होने लग गई? फेल होने लग गई। बट कुछ अच्छी बातें भी थी इसकी पीरियोडिक टेबल में, ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छी बातें भी थी। देखो एक तो बेचारा लाइनें बना के चला गया, ग्रुप और पीरियड समझा के चला गया आपको कि भाई ये ग्रुप होंगे, ये पीरियड होंगे। देखो कितना इजी काम हो गया है ना। दूसरा देखो यहां पर और अच्छी बात क्या थी, इसका मेरिट क्या था? मेरिट का मतलब क्वालिटी, क्या अच्छी बात थी इसके अंदर? हाँ, अच्छी बात क्या थी? मेरिट क्या थी? अब सुनना तुम, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के लिए स्पेस रखा कि जो भविष्य में नए एलिमेंट आ सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स के लिए स्पेस रख दिया, ऐसे खाली रख दिया, ये वाला बॉक्स है खाली रख दिया, ऐसे एक बॉक्स यहां खाली रख दिया, 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 और बोल दिया कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ यहां एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इन्होंने फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स के अपनी पीरियोडिक टेबल आज बनाई, और ये दिमाग में सोच लिया कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो मैं यहां स्पेस रख देता हूं, है ना। तो इन्होंने फ्यूचर में खोजे जाने वाले एलिमेंट्स के बारे में स्पेस रखा था बच्चों। अब कितने एलिमेंट्स के बारे में स्पेस रखा था? आप बताओ कि 4 एलिमेंट, 4 एलिमेंट्स के लिए स्पेस रखा इन्होंने।
4 तत्वों के लिए स्पेस छोड़ दिया पहले से कि मुझे लग रहा है कि 4 एलिमेंट्स की खोज होगी, 4 नए तत्वों की खोज होगी, फ्यूचर में होगी, अभी तो नहीं है। ठीक है, भविष्य में 4 ऐसे तत्व खोजे जाएंगे जो आप मेरी पीरियोडिक टेबल में सेट कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ये सोचा। अब इनका नाम क्या रखा था, सुनो, यही यहां से मेन क्वेश्चन बनता है आपकी कंपटीशन एग्जाम में। देखो ये 4 एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने क्या क्या नाम रखा। देखो सबसे पहला 1 नंबर पे जो एलिमेंट था, इसका नाम रखा था एका बोरोन। क्या नाम रखा था? एका बोरोन। और आगे चलकर का मतलब है जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो इसका नाम चेंज कर दिया और इसको बना दिया था स्कैंडियम। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो आपकी पीरियोडिक टेबल थी उसमें जो एका बोरोन था उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में या फ्यूचर में उस एका बोरोन को किस में कन्वर्ट कर दिया, आप बताइए। एससी। एससी का मतलब क्या है? स्कैंडियम। एससी का मतलब क्या है? स्कैंडियम। दूसरा लिखा एका सिलिकॉन। ध्यान से सुनना, ये नाम ये सारे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा लिखा एनटीपीसी पक्का क्वेश्चन आता है यहां से। दूसरा है एका सिलिकॉन और यही एका सिलिकॉन आगे जाके बन गया था क्या? जर्मेनियम। क्या बन गया था? जर्मेनियम। आगे चलकर जर्मेनियम। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 4 एलिमेंट के लिए जगह रखी थी। नेक्स्ट एका एल्यूमिनियम। नाम देखो, तुम तो एका लगा दिया बस आगे। एका एल्यूमिनियम। एक बना दिया एका बोरोन, एक बना दिया एका सिलिकॉन, एक बना दिया एका एल्यूमिनियम और इस एल्यूमिनियम को आगे जाकर नाम दे दिया था गैलियम। क्या नाम दिया था? गैलियम। देखो जर्मेनियम का सिंबल होता है Ge, गैलियम का होता है Za, दोनों अलग अलग हैं। और नेक्स्ट लिखा एका मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्या? एका मैग्नीशियम। एका मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन एसएससी आरआरबी जेई के इसी पेपर में आया था और ये क्या बना था आगे जाकर? ये बना था टेनेशियम। टीसी। टेनेशियम। टेनेशियम बना था, टीसी बना था। स्पेलिंग में एच की जगह सी कर लीजिए। टेनेशियम बन गया था आगे जाके, टेनेशियम। टीसी बन गया था। ये आपके, देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो आपके मेंडलीव है उन्होंने ऐसे 4 ऐसे बॉक्स छोड़ दिए। मैं ऐसे बॉक्स नहीं छोड़े थे, मैं सबको बता रही हूं। एक को नाम रख दिया एका बोरोन, एक को रख दिया एका सिलिकॉन, एक को रख दिया एका एल्यूमिनियम, एक को रख दिया मैग्नीशियम। क्योंकि मुझे नहीं पता है कौन सा एलिमेंट है, मैंने तो ऐसे अपनी मर्जी से नाम लिख दिए। एका बोरोन आगे चलकर क्या बन गया? स्कैंडियम। ये क्या बन गया आपका? एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका मैग्नीशियम टेनेशियम बन गया। क्या बन गया? टेनेशियम बन गया। और यही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये 4 एलिमेंट आगे चलकर कौन से 4 में कन्वर्ट हो गए थे। ये आपको याद रखने हैं, अपने कॉपी में अच्छे से इनको नोट कर लेने हैं, अच्छे से इनको नोट कर लेना। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा बच्चों अभी तक की क्लास में क्या पढ़ा हमने? एक बार अच्छे से रिवाइज करो। कुछ साइंटिस्ट आए, सबसे पहला साइंटिस्ट आया जिसने एफर्ट लगाया पीरियोडिक टेबल को बनाने का, वो थे आपके डोबेराइनर। क्या अपना कौन सा लो लेकर आए? अपना लो लेकर आए मैम ट्रिपलेट वाला, 3-3 का ट्रिपलेट बनाया, ए बी सी, और बोला जब बी का एटॉमिक मास निकालोगे तो दोनों के सम का क्या कर दो? आधा कर दो। क्या निकल जाएगा? बी का एटॉमिक मास निकल जाएगा। 3 ट्रिपलेट बनाए, तीनों याद रखना, लिखवा दिए हैं, बट फेल हो गया, काम नहीं चल पाया क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स में ये फॉलो नहीं हो रहा था। दूसरा एफर्ट लगाने आ गए अपने कौन से साइंटिस्ट? न्यूलैंड जी। न्यूलैंड जी ने क्या दिया? एक अपना अलग ही लो दिया, संगीत के सुर सुनकर बोला ऐसा ग्रुप बनाऊंगा, पहले की जो प्रॉपर्टी है वो 8वें पे रिपीट करेंगी, ना करें तो मुझे फेल कर देना। ये प्रॉपर्टी कहां तक रिपीट करी? 20 तक रिपीट करी, फेल हो गए। कौन से साइंटिस्ट आए? मेंडलीव। क्या बोले?
बोले कि मैं ऐसे एक टेबल बनाऊंगा, ऐसे कुछ लाइन बनाऊंगा, उनको आप आगे चलकर ग्रुप बोलोगे, ऐसे कुछ लाइन बनाऊंगा, उनको आगे चलकर आप पीरियड बोलोगे, आवर्त बोलोगे, पीरियड 7 सेट करूंगा, ग्रुप 18 सेट करूंगा और मैं बना दूंगा एक टेबल। तो सबसे पहले जो प्रपोजल आया था, है ना, सबसे पहले जो प्रपोजल आया किसका, पीरियोडिक टेबल बनाने का, वो किसका था, मेंडलीव का। इसीलिए फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, मेंडलीव। कब बनाई, इन 1869 में। और कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को इन ग्रुप और इन पीरियड्स में, इन्होंने कहा चाहे या, देखो क्या कहा, मेंडलीव ने कहा कि मैं ऐसी टेबल बनाऊंगा, चाहे लेफ्ट से राइट जाओ, चाहे टॉप से बॉटम जाओ, एटॉमिक मास हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज का मतलब क्या है, बढ़ेगा। बट फेल हो गया ये फंडा, किस किस के बीच में, कोबाल्ट और निकिल के बीच में। कोबाल्ट का कम, निकिल का ज्यादा होना चाहिए था, ठीक है, बट कोबाल्ट का ज्यादा निकल गया, निकिल का कम निकल गया। दूसरा, यहां पर जो मेन इसकी कमी निकली थी, वो क्या कमी निकली थी बच्चों, कमी ये निकली, ये प्लेस नहीं दे पाए किसको, आइसोटोप को। भाई जब आपने एटॉमिक मास को क्या माना है, बेस, तो कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनके अलग अलग एटॉमिक मास होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 निकल गए, तो हाइड्रोजन के तीनों को रखो ना, आपने सिर्फ हाइड्रोजन रख के छोड़ दिया। अब देखो 1H1 होगा, 1H2 होगा, 1H3 होगा, कोई जवाब नहीं मिला। तो आइसोटोप्स का प्लेस डिटरमाइन नहीं कर पाए। बट बहुत अच्छी एक चीज करके चले गए, क्या करके चले गए, 4 ऐसे एलिमेंट्स बना के चले गए, 1 2 3 4, कि फ्यूचर में इन एलिमेंट्स की खोज होगी, तो फ्यूचर के एलिमेंट्स के लिए एक स्पेस बना के चला गया। एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन, एक का मैग्नीशियम, एक का एल्यूमिनियम, और इन्हीं चारों के आगे नाम चेंज कर दिए गए। एक बना गैलियम, एक बना जर्मेनियम, एक बना टेनेशियम, और एक बना आपका स्कैंडियम। ये अच्छी बात। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये फेल क्यों हुई, तो आप बता देना चुपचाप कि भाई कुछ कुछ एलिमेंट्स में एटॉमिक मास वाला फंडा भी गड़बड़ होने लग गया, और कुछ कुछ एलिमेंट्स में क्या होने लग गया था, कुछ कुछ एलिमेंट्स में यहां पर एटॉमिक मास वाला फंडा में गड़बड़ होने लग गई थी, और कुछ कुछ एलिमेंट्स में क्या हो गया था बच्चों, यहां पर उनके आइसोटोप्स भी होते हैं, और आइसोटोप्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और कितने एलिमेंट्स के लिए स्पेस था, सिर्फ 63 एलिमेंट्स के लिए स्पेस था। अब वो कुछ कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स है ना, ये आइसोटोप्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत सारे आइसोटोप्स की यूज याद करवाऊंगी मैं कल की क्लास में। आइसोटोप्स को हिंदी में कहा जाता है समस्थानिक। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कोबाल्ट 60 कहाँ काम आता है, कार्बन 12, कार्बन 14 कहाँ काम आते हैं, आर्सेनिक 74 कहाँ काम आता है, पोलोनियम 60 कहाँ काम आता है, फोस्फोरस 32 कहाँ काम आता है, फोस्फोरस 36 कहाँ काम आता है, ये सब आपसे पूछे जाते हैं। तो कल पहले हम इन आइसोटोप्स के यूज लिखेंगे, बाद में हम आगे चलकर क्या पढ़ेंगे, एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। आज हम किसको फॉलो करते हैं, एमपीटी को फॉलो करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या निकल गई, कमियां। इन कमियों को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मोजले, और आज तक हम मोजले की टेबल को फॉलो करते आ रहे हैं, है ना। आज तक हम किसकी टेबल को, मोजले की ही। तो ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे। पहले मैं इनके यूजेस लिखवाऊंगी क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फिर हमारा स्टार्ट होगा खेल, कम से कम 3-4 क्लास में चलेगा, किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खेल स्टार्ट होगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। हरिराम कुमार, आपका आंसर है 63, आपका आंसर है 63, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही थी, इतना आप पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइए। कल से हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगी, जो कम से कम 8 से 10 घंटे चलेगी। बहुत सारे क्वेश्चन सही होंगे आपके यहाँ पर, और फिर मैं एंड में इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। अभी लेट हो गया, 9:30 हो गया, घर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे घर जाने में भी टाइम दिया है, ठीक।
ठीक है, आखिर ऑनलाइन क्लास कर लिया, याद करा देना, सब कुछ याद करा दूंगी, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास भी याद करने की ट्रिक बताऊंगी जो ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं वो सब। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। आज की क्लास के लिए इतना बहुत है। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कल हम यहीं पर क्लास यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।